हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर 11 पे हैं, जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है और बहुत जल्दी हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाली है। ज्योग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री की भी कंप्लीट हो जाएगी 2 दिन में। तो फिर हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पे मूव करेंगे। तो देखते हैं हम अपने आज के चैप्टर में। हमारा आज का चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई जा रही है, एक लड़के के बारे में, उसकी सोच बताई जा रही है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह, अरविंद सोचने लगा। तो हमारा चैप्टर जो है आज नए साम्राज्य और राज्य के बारे में है। तो हम देखते हैं अपने चैप्टर में आज हम क्या सीखते हैं, इस चैप्टर से क्या पता चलता है हमको, और बढ़ते हैं आगे। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिशेर द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है, जिसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है, वहाँ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति किसे कहते हैं? अभिलेख को, मतलब जो किसी की तारीफ में लिखा जाए। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे हमने अध्याय 10 में पढ़ा, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इनके बारे में। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में, मतलब प्रशस्ति मतलब उनकी प्रशंसा जो की गई थी अभिलेख के द्वारा, उसमें क्या बताया गया है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, मतलब एक योद्धा के रूप में उनकी तारीफ की है। युद्धों को जीतने वाले राजा के रूप में तारीफ की है। विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि, बहुत विद्वान और एक बहुत अच्छे कवि के रूप में भी इनकी भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इन्हें ईश्वर के बराबर तक इनकी तुलना कर दी गई है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो प्रशस्ति में बहुत लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ बताया जा रहा है, और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ उसका एक छोटा सा अंश है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यहाँ बताया जा रहा है इस एक वाक्य में कि जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठार, कुल्हाड़ी, तीर, भालों, बर्छों, तलवारों, मतलब यहाँ पे कई तरह के शस्त्र के नाम दे दिए गए हैं कि इन सारे शस्त्रों से लगे घाव से जो उनका, मतलब इन सारे शस्त्रों से जो घाव लगे हैं उनके शरीर पे, उसके कारण उनका शरीर कितना खूबसूरत लग रहा है। एक योद्धा की, मतलब ऐसे माना जाता है कि जब कोई योद्धा होता है तो वो जब युद्ध लड़ता है तो उसके शरीर पे ये सारे घाव एक शोभा की तरह मतलब दिखते हैं, प्रतीत होते हैं। यहाँ कहने का वही मतलब है। फिर यहाँ हम देखते हैं, यहाँ मानचित्र के बारे में बताया जा रहा है कि गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। तो ये बताया जा रहा है मैप में हमें जगह ढूंढनी है। अच्छा, आप जब ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं यहाँ से, तो आप उसको मैप में जो भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं और उसमें जिस भी जगह का नाम आता है तो आप उसे मैप में देखिएगा। अभी वर्तमान के मैप में नाम बदल गया होगा, पर आप जैसे हिस्ट्री एनसीईआरटी में उसके पुराने मैप रहते हैं, वहाँ आप देखिए, आपको पता चलेगा कि उसकी लोकेशन क्या थी, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में लोकेशन वगैरह भी पूछा जाए।
वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये जो सिक्का है यहाँ पे, इसमें उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है, ये राजा समुद्रगुप्त। और एक सिक्का ऐसा ही यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये है राजा। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्चंद्र 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। देखते हैं क्या क्या किया गया है, क्या वर्णन है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमने मैप इसमें इंक्लूड किया है या नहीं। यस, ये रहा हमारा मैप। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हरे रंग का जो क्षेत्र है आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया राज्य में और उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। तो हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त का, ये रहा हमारा हरे रंग का क्षेत्र जो आर्यावर्त के उन 9 क्षेत्रों का राजाओं का है जिनको हराकर समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये हरे रंग के क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है अपना, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। फिर हम देखते हैं दूसरा। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो जो दक्षिणापथ के 12 शासक हैं उनको लाल रंग से दर्शाया गया है, लाल बिंदु से उनकी राजधानियों को दिखाया गया है मानचित्र पर, और उन्होंने समर्पण कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने। तो देख लेते हैं, ये हैं दक्षिणापथ के लाल रंग के वो 12 शासक जो समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिए थे, पर इनको समुद्रगुप्त ने शासन करने की अनुमति दी थी। फिर देख लेते हैं तीसरे नंबर पे, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। तो जो पड़ोसी देश है उनका आंतरिक जो घेरा है वो बैंगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। तो ये रहे वो क्षेत्र जो बैंगनी रंग में दिखाया गया है। ये इसकी बात की जा रही है। यहाँ के लोग दरबार में आते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनके लिए उपहार लाते थे, दरबार में उपस्थित होते थे। ये सारी चीज़ें ये बैंगनी रंग से दिखाए गए हैं, जिसमें ये नेपाल का क्षेत्र भी आता है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वो भी है उसमें। फिर हम देख लेते हैं चौथे नंबर पे क्या है हमारा, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो श्रीलंका के शासक समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया, और ये नीले रंग से दिखाया गया है। तो देखते हैं हम इसको भी। ये रहा नीले रंग से दिखाया हुआ जो क्षेत्र है मानचित्र में, और ये रहा श्रीलंका। तो यहाँ के जो शासक थे इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी जो भी पुत्रियाँ थी उनका विवाह उनसे कराया। तो ये उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इस मैप में देखिए 3 एक रंग ये हो गया, एक ये रंग हो गया और एक ये रंग हो गया, और ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि मैप में कहाँ पे इनकी लोकेशन है और क्या है। आंतरिक राज्य हैं ये, बाहरी राज्य ये हैं, बाह्य राज्य ये आर्यावर्त है जो हमने बताया था। फिर ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाए जा रहे हैं ऐहोल, चालुक्य, भरूच, ये सारे नगर हैं, और गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर ये जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। तो ये मैप आप ध्यान से देखेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। तो जो प्रशस्तियाँ हैं, जो प्रशंसा में अभिलेख लिखे गए हैं, वो जो शासक होते थे उनके पूर्वजों के बारे में बताया जाता है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, वैसे पितामह होता है, प्रपितामह मतलब उनके पूर्वज, जैसे हमारे यहाँ दादा परदादा ऐसे कहा जाता है, हमें लगता है वैसे ये प्रपितामह है। समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे।
तो समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक, मतलब गुप्त वंश की स्थापना उन्होंने की। उनकी माँ लिच्छवी कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। तो अगर जैसे एक बन जाए प्रश्न एग्जाम में कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासन को परास्त किया था, तो यहाँ से उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त प्रथम उनके पिता हैं समुद्रगुप्त के, और चंद्रगुप्त द्वितीय उनके पुत्र हैं समुद्रगुप्त के, की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। तो इसका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। तो हम जो आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं और खगोल शास्त्री और कालिदास के बारे में हम पढ़ते हैं या हमने सुना है, कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के बारे में, तो ये इन्हीं के दरबार के दरबारी थे, मतलब उनके दरबार में कवि थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। हम चैप्टर 12 में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें इसके बारे में और डिटेल में पता चलेगा। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षचरित किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। तो हर्षचरित हर्षवर्धन से कनेक्ट हो जा रहा है। पर अगर इनके लेखक की बात की जाए, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए, जोड़ी बनाने का सवाल भी अगर दे दिया जाए, तो आपको ध्यान देना है कि हर्षचरित हर्षवर्धन की जीवनी और डैश दे के आप लिख सकते हैं लेखक बाणभट्ट, और इसको संस्कृत में लिखा गया था। देखिए यूपीएससी में ये बहुत बेसिक सवाल तो नहीं आते हैं उतना, जहाँ तक हमने अभी तक तैयारी की है और जो भी पीवाईक्यूज देखे तो इतने, हाँ ये लेखक के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में। बट अगर हम पीसीएस की बात करें तो वहाँ पे ये प्रश्न बन सकता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान देनी होंगी। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बताया कि भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त करने वाले राजा कौन थे, तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है। इसके लिए भी आपको ध्यान देना होगा कि ऐसे ऐसे शब्दों को ही हमें उठाना है, और उसको या तो आप अंडरलाइन करिए बुक में, या तो आप उसका एक शॉर्ट नोट बनाइए। और शॉर्ट नोट के बारे में मैं आपको बताऊँगी। मैं अपनी जियोग्राफी की जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं मैं दिखाऊँगी आपको, क्योंकि हिस्ट्री के एनसीईआरटी के नोट्स मैंने नहीं बनाए, और जियोग्राफी के एनसीईआरटी के नोट्स बनाने की वजह भी है क्योंकि जियोग्राफी में तैयारी करने के लिए जो जियोग्राफी का सोर्स है मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को रखा है, और उसके अलावा मैंने और कोई सोर्स ऐड नहीं किया है। हाँ, यूट्यूब से मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लिए हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो मुझे थोड़ा टफ लगा तो उसके मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। पर मैं आपको अपने एनसीईआरटी के नोट्स दिखाऊंगी मैंने कैसे बनाए हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ हमें कैसे नोट्स बनाने हैं। अब 6 से 12 तक की बुक है एनसीईआरटी की। अब वो सारे बुक हम रिवीजन के टाइम एक एक बुक को ऐसे पढ़ नहीं सकते, कितना भी अंडरलाइन किया है, वो देखने में इतने बल्कि लगेंगे कि मतलब पूरा हेडक हो जाएगा। तो इसके लिए उसको मैंने एक ही नोट्स में 6 to 10 के एनसीईआरटी को एक ही नोट्स में कवर कर लिया है, छोटे से नोट्स में। और 11th और 12th की एनसीईआरटी ऐसा है कि 11th की जो दोनों एनसीईआरटी है जियोग्राफी की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके मैंने नोट्स ही नहीं बनाए। उस बुक को हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक हमसे पिछली बार छूट कैसे गया, ऐसा लगता है हमें। जब भी हम किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो हमें उसमें हर बार कुछ नई चीज़ मिलती है, और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब इसमें नया कुछ नहीं दिख रहा है, सब वही पढ़ा है, तो मतलब आपने बुक अच्छे से पढ़ ली है।
तो 11th और 12th के मैंने नोट्स नहीं बनाए एनसीईआरटी के, क्योंकि वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी की। बाकी 6 to 10th के मैंने नोट्स आपको दिखाऊंगी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नोट्स एक्चुअली एनसीईआरटी से बनाते कैसे हैं। जैसे फैक्ट हमें याद नहीं होते हैं, तो आप फैक्ट को, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हर्षवर्धन हर्षचरित, तो आप लिख सकते हैं राजा हर्षवर्धन डैश दे के लिख दीजिए हर्षचरित जीवनी, ब्रैकेट में वो लिख दीजिए उनकी जीवनी, हर्षचरित मतलब जीवनी उनकी है, राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित, और डैश दे के लिख दीजिए बाणभट्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लेखक। इससे आपको, ये सिर्फ एक लाइन का काम है, पर इस एक लाइन में आपका एक पैरा तैयार हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री की आंसर राइटिंग भी करेंगे, तो आंसर राइटिंग में भी कहीं हर्षवर्धन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कोई प्रश्न आया, तो आप वहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह पे अगर इसको शो दिखा देते हैं कि आप उनके बारे में जानते हैं कि उनकी मतलब जीवनी कैसे लिखी गई, उसका नाम क्या था, उसको किसने लिखा था, तो ये एक आपका पैरा तैयार हो जाएगा, जो आपके मार्क्स गेन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं कि आप इस पूरे पैरे को लिखने के लिए इतना सारा शब्द यूज़ करें, रिवीजन में काम नहीं आएगा, फिर तो वो एक नई एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए इस तरह से लिखना, मतलब शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं, और शॉर्ट नोट्स में वही चीज़ें ऐड करिए जो आप बार बार पढ़ रहे हैं और आपको याद नहीं हो रही हैं। आपने एक बार 2 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, वीडियो देख लिए, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मैं बार बार भूल जा रहा हूँ या भूल जा रही हूँ, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे, काफ़ी बातें हो गई। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेंग त्सांग, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अभी काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, हर्षवर्धन के दरबार में रहे थे, ये भी चीज़ हमने उसमें पढ़ा था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से चीनी तीर्थयात्री किसके दरबार में रहे थे बहुत समय तक, कुछ भी बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हम इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि हमें पता हो ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो मानचित्र में आप देखिएगा कि कन्नौज का जो लोकेशन है वो कहाँ है, मानचित्र में देख लीजिएगा, हमने आपको बताया था अभी मानचित्र में। और जब उनके बहनोई बने थे कन्नौज के राजा, कन्नौज को उन्होंने संभाला, तो बंगाल के शासक उन्हें मार दिए थे। बाद में हर्षवर्धन उसको अपने राज्य में मिला लिए और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध हर्षवर्धन से। पुलकेशिन द्वितीय कौन है? चालुक्य नरेश। संबंध हर्षवर्धन से, युद्ध। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब इनके लिए जो प्रशस्तियाँ लिखी गई थी उसके बारे में भी देख लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश के थे। तो ये जो है पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन, ये दक्षिण भारत से संबंध रखते हैं। ये वहाँ के राजवंश हैं। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो जो पल्लवों का राज था कहाँ था? उनकी राजधानी कांचीपुरम। कांचीपुरम कैसे याद रहेगा आपको? कांचीपुरम की एक साड़ी आती है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती इसके बारे में, पर ऐसा सुना है कि कांचीपुरम की साड़ियाँ होती हैं, तो आप उससे याद रख सकते हैं कि आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक। तो कांचीपुरम राजधानी डाल के कांचीपुरम लिख के आप डैश दे के लिख सकते हैं कावेरी नदी के डेल्टा तक, या आप इसको अंडरलाइन करके 2-3 बार पढ़ लेंगे, हो जाएगा। जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में ही था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी? ऐहोल। और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे।
उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्त द्वारा पता चलता है, रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो अगर हम प्रश्न बन जाए कि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति किसके बारे में है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य राजा थे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखिएगा, जोड़ी बनाने का भी सवाल बनाया जा सकता है यहाँ से। फिर हमें ऐसा लगता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो लगता है कि कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ज़रूरी नहीं कि किसी एक चैप्टर से, एक पेज से ही क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है 2-3 चैप्टर को जोड़ के ही क्वेश्चन बन जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लें, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे के चैप्टर से उठा लें और उसको जोड़ी बनाने का सवाल दे दें। तो इस तरह से हमें एक एक फैक्ट पता होना चाहिए। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो जो पुलकेशिन द्वितीय थे, चालुक्य के सबसे प्रसिद्ध राजा, उन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और उन्होंने हर्ष को भी हराया। अच्छा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर्ष पराजय के बाद हर्ष नहीं रहे, मतलब हर्षवर्धन को हराया। तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे, आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बलशाली राजा रहे होंगे, तभी उन्होंने पल्लव को भी हराया, हर्षवर्धन को भी पराजय दिलाई। पर चालुक्य की विजय अल्पकालिक थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। तो हम आगे जब नेक्स्ट क्लास के NCERT में आएंगे तब उसमें पढ़ेंगे। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि हम कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं हो सकते हैं। अगर हम किसी और को हरा रहे हैं और खुद जीत रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कहीं से कहीं कि हम सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान हैं। हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई आएगा जो हमें हराएगा, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई आएगा जो उसे हराएगा। ये नियम है जो चलता रहता है। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। बढ़ते हैं चैप्टर में अपने। बहुत ज़्यादा बातें हो गई इधर उधर की। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो राज्य थे, इनके प्रशासन कैसे चलते थे। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। तो इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? भूमि कर। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो कुछ आनुवंशिक पद बन गए, मुख्य दंडाधिकारी, महानायक, मुख्य न्याय अधिकारी, महादंडनायक का पद। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। तो इससे पता चलता है कि एक ही व्यक्ति को कई पद भी दिए जाते थे, कई कार्य संभालने होते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो वहाँ पे कुछ स्थानीय प्रशासक जो होते थे, उनमें कुछ जो व्यक्ति होते थे उनका बहुत बोलबाला, मतलब बहुत नाम होता था। जो उसमें बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन होते थे। नगर श्रेष्ठी का मतलब मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। अच्छा, यहाँ पे देखिए नए नए शब्द देखने को मिल रहे हैं। सार्थवाह अगर पूछ लिया जाए कि सार्थवाह का मतलब क्या है तो हम समझ नहीं पाएंगे अगर 3-4 ऑप्शन दे दिया जाए। तो सार्थवाह डैश दे के आप लिख सकते हैं व्यापारियों के काफिले का नेता। फिर अगर देखा जाए नगर श्रेष्ठी डैश दे के लिख लीजिए मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी शहर का व्यापारी। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, प्रथम कुलिक। हम प्रथम कुलिक दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसका क्या मतलब है तो पता नहीं चलेगा हमें, तो आप प्रथम कुलिक डाल के लिख सकते हैं शिल्पकार, मुख्य शिल्पकार। तथा कायस्थों यानी लिपिको मतलब लिपि लिखने वाले शायद के प्रधान जैसे लोग होते थे।
तो इसमें जो हमें नए नए शब्द दिखे उसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। अब देखते हैं नए प्रकार की सेना क्या है। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। तो क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ पुराने राजा थे वो एक सुसंगठित सेना रखते थे और उसमें क्या क्या होते थे, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही। पर साथ साथ वो कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक की सहायता देते थे। मतलब जैसे राजा को आवश्यकता पड़ी और सेना की और सैनिक की जो उनके पास नहीं है, तो वो उनको सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। तो जो सेना नायक होते थे, जो राजाओं को समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर सहायता देते थे, उनका कोई नियमित वेतन नहीं था। उनको कुछ भूमि दे दी जाती थी दान में और उस भूमि से वो कर लेते थे और उसी से वो अपने सेना का, घोड़ों का, सबका देखभाल, जो भी पोषण पाषण करना रहता था वो करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। वो उसी कर से, जो भूमि दान से कर लेते थे, उसी कर से जो सेना नायक हुआ करते थे वो युद्ध के लिए हथियार भी जुटा लेते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। वो सामंत कहलाते थे। इस तरह के व्यक्ति जो सेना नायक, उनको हम सामंत भी कह सकते हैं। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। अब देखते हैं कि जो दक्षिण के राज्य थे वहाँ सभाएं कैसे होती थी। यहाँ उसके बारे में बताया जा रहा है। पल्लव के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। तो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जैसे कि गांव में पंचायत होती हैं, तो गांव से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो पंचायत में डिस्कस होते हैं, वहाँ पे सभाएं होती हैं। फिर सारी चीज़ें डिस्कस करके काम होता है जो भी। तो ऐसे समझ सकते हैं आप कनेक्ट करके। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो उर अगर दे दिया जाए तो उसका नाम, उसका ध्यान रखिएगा। उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे। तो जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ के ग्राम सभा जो थे वो उर नाम के थे। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। तो नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम, ये भी ध्यान रखिएगा, नगरम। क्योंकि नगरम से पता नहीं चल रहा है कि क्या हो सकता है। ऑप्शन अगर दे दिया जाए, 3-4 ऑप्शन नगर से जुड़े हों और एक ऑप्शन दे दिया जाए कि व्यापारियों के एक संगठन का नाम, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नगरम से ये चीज़ें कहीं कनेक्ट नहीं हो रही हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग, अब यहाँ पे आम लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि उस समय के आम लोग कैसे हुआ करते थे, क्या करते थे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला के नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। अच्छा, तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक ये जो एक कहानी है, नाटक है, वो इन्हीं की है, कालिदास जी की लिखी हुई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को राजा और शकुंतला के जो कहानी है, प्रेम कहानी, जो राजा दुष्यंत थे जो गंधर्व विवाह करते हैं शकुंतला से और फिर भूल जाते हैं उनको। उन्होंने जो उनको अंगूठी दी थी, वो अंगूठी जो है उनसे खो जाती है, तो वो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। इस कहानी आप लोग सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आप देखिएगा,
राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी, तो पता चल जाएगा। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। ये वही अंगूठी है जो राजा दुष्यंत ने अपनी गंधर्व पत्नी, गंधर्व विवाह किया था शकुंतला से, उनको दी थी और कहा था कि तुम जब भी आना मुझे ये अंगूठी दिखाना, मैं आपको पहचान लूँगा। पर जब वो उनसे मिलने जाती हैं तो वो अंगूठी उनसे समुद्र में खो जाती है, जो एक मछली के पेट में चली जाती है। फिर वही मछली को मछुआरा पकड़ता है। जब वो मछली को काटता है तो वो अंगूठी इसके पेट से निकलती है। फिर उस अंगूठी को वहाँ के राजा के जो भी लोग रहे होंगे वो देखते हैं। फिर वो राजा के पास ले जाते हैं और राजा वो अंगूठी देखते, तब उन्हें याद आता है कि वो अंगूठी उन्होंने शकुंतला को दी थी। फिर उन्हें याद आता है शकुंतला के बारे में। यही कहानी है शॉर्ट में। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिसवाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। चीनी तीर्थयात्री फाशेन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। ये जो छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है, ये वही है कि जो कितना मतलब भेदभाव किया जाता था तब भी लोगों के साथ। तो ये कुछ कुरीतियाँ जो हैं हमारे यहाँ, वो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश तो की जा रही है। हमको आज़ाद हुए आज कितने साल हो गए हैं और फिर भी अभी भी देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में ये सारी चीज़ें अभी भी चलती हैं। छुआछूत की जो बात है, अभी भी आप लोग कहीं देखेंगे, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं और देखे होंगे अपने यहाँ कि जब उनके यहाँ छोटी जात की, मतलब ऐसा माना जाता है कि वो छोटे जात के हैं और हम बड़े जात के हैं, तो ऐसा उनके घर कोई छोटे जात का इंसान आया तो उसके लिए चाय पानी भी अलग से बर्तन में जाता है। उनके बर्तन ही अलग रखे जाते हैं, उन्हें घर के बर्तन में मिलाया भी नहीं जाता। उनमें बड़ी जात वाले ना तो चाय पीते हैं ना पानी पीते हैं। अगर हम बड़ी जात वाले किसी ऊंची चीज़ पे बैठे हैं, चौकी पे बैठे हैं या चेयर पे बैठे हैं, तो वो नीचे बैठते हैं। ये सारी चीज़ें आपने गौर की होगी, आप ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों पे। यही है छुआछूत का, जिसे हटाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल भी बने हैं। एक बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाने वाले बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो सोचिए, जब राजा की सेना चाहती थी तो कितना नुकसान होता था आम लोगों का। ये आपको इस छोटी सी कहानी से पता चल रहा होगा कि पहले तो लोग राजा से अपनी शिकायत, जो उनको परेशानियां होती थी, वो कह भी नहीं पाते थे और फिर उनकी सेना की वजह से कितना नुकसान, उनका अपना खुद का जो छोटा मोटा रहा होगा कुछ भी, वो नुकसान हो जाता होगा। तो जब आप किसी स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय चीज़ें कैसे हुआ करती थी, क्या क्या होते थे। फिर हम देखते हैं अन्यत्र। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था।
दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। तो अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन का संपर्क किससे है? अरब में रहने वाले लोगों में से। और ये क्या होते थे? घुमक्कड़ कबीले। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। मरुभूमि मतलब रेगिस्तानी भूमि, वहाँ पे आपको पता है कि ऊँट ही चल सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसके बाद सभी को समान माना गया। तो यहाँ पे देखिए क्या पता चल रहा है, पहले पैगंबर मोहम्मद अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की। तो इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत किसने की? पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह को सर्वोपरि। तो ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। तो ये जो एक छोटा सा हम अंश पढ़ेंगे, ये कुरान का एक अंश है। देखते हैं क्या है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान को जीत लिया। तो जो यहाँ तक हमने पढ़ा वो कुरान का एक कुरान से का एक अंश है छोटा सा। तो किसी भी धर्म का जो प्रचार होता है, जैसे कोई धर्म कहीं भी पनपा हो, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वहीं रह जाए। वहाँ के लोग जहाँ जहाँ जाते हैं उस धर्म को फैलाते रहते हैं। एक छोटी सी चीज़ बताऊँगी, इसको अन्यत्र मत लीजिएगा, मतलब एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखिए, जब हम तैयारी करते थे तो मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिंदी लिटरेचर। जब मैं हिंदी लिटरेचर ली तो मैं सिर्फ ये सोच के हिंदी लिटरेचर ली थी, छोटा है, उसका सिलेबस तैयार हो जाएगा अच्छे से, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा, करंट से उसको अपडेट नहीं करना होगा मुझे। और उसमें हिंदी मीडियम में मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट था, वो मार्क्स आते थे उसमें अच्छे खासे। और जब मैं उसको पढ़ी, हिंदी लिटरेचर को जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसको कई सब्जेक्ट से कनेक्ट किया, उसको हिस्ट्री से कनेक्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी मिली जो मुझे काफ़ी हेल्प की। अदर सब्जेक्ट्स में भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली। साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि हिंदी हमें पढ़ने को उतना मिलता नहीं है, और हमें इतना एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलता कि हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पे दे पाएँ, तो उस वजह से हम भी नहीं पढ़ पाए थे। मेरी एनसीईआरटी भी वीक थी, इसलिए एनसीईआरटी भी प्रिपेयर करना पड़ा। तो जब ये सारी चीज़ें पढ़े तो हमें समझ में आया कि अगर सच में ये सारी चीज़ें सही समय पे पढ़ लो तो मतलब जो ज्ञान का लेवल होता है वो हमारा तब भी होता, हमें पता होती चीज़ें, अगर हमने ढंग से पढ़ी हो तो चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है। और जो धर्म का प्रचार होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बसते हैं, रहते हैं, तो अपने साथ साथ अपना धर्म, अपना त्यौहार, अपना पहनावा, अपनी बोलचाल सब कुछ लेके जाते हैं। और वो जहाँ रहते हैं वहाँ से उन लोगों की भी बोलचाल, भाषा, तीज त्यौहार और चीज़ें सीखते हैं और अपनी उन लोगों को देते हैं। तो इस तरह से धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है, धर्म बढ़ते हैं, भाषाएँ बढ़ती हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस चैप्टर से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।